वेलकम बैक दोस्तों। पी फॉर पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ में क्लास की शुरुआत करेंगे। यह जो आर्टिकल आज हम पढ़ने वाले हैं यह है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, इसके जब हम अनुच्छेद 21 को बुक में हम देखते हैं तो इसमें इसकी हेडिंग लिखी हुई थी, एक लाइन लिखी होती है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है और प्राण क्या होता है, जिसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो चलिए हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। व्यक्ति को, बहुत ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता है। जीवन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जीवन का मतलब प्राण, लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि कोई हमारी जान ना ले, कोई हम पे हमला ना करे, कोई हमें मारे पीटे ना, कोई हमारा गला ना दबा दे, कोई हमारा हाथ ना तोड़ दे, कोई हमारे बाल खींच के ना चला जाए, कोई हमें डंडे से ना मारे पीटे। मतलब कि इसका मतलब यह है, जीवन का मतलब यह है यहाँ पर कि कोई हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचाए। इसी को बोलते हैं लाइफ। फिर पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दैहिक स्वतंत्रता। अब दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि हमारी कोई लाइफ जो है, हमारी जो पर्सनल जो जीवन है हमारा, उस पर कोई हस्तक्षेप ना करे, ताका झाकी ना करे। हमारा पर्सनल लाइफ है, हमारी पर्सनल जीवन है, उस पर कोई ताक झाक ना करे। हम घर पे क्या खा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पड़ोसी ताका झाकी ना करे। कोई व्यक्ति आके यह ना देखे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं। यह कोई चेक ना करे, जज ना करे, उन पे ताका झाकी ना करे। इन सब चीज़ों के लिए हमें आज़ादी मिलती है। यहाँ पे लिबर्टी, स्पेशली यहाँ पे लिबर्टी शब्द का यूज़ किया गया है। लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है। तो हमें इन सब से आज़ादी मिलनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ पे ताका झाकी ना करे। इसका मतलब यही होता है। पर क्या इनको, लाइफ को या पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म किया जा सकता है? तो जी हाँ, विधि के द्वारा। अगर सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो विधि के द्वारा लोगों के जीवन को ख़त्म कर सकती है, उनकी पर्सनल लिबर्टी को भी समाप्त कर सकती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब कि यह एब्सोल्यूट राइट नहीं मिला है इस फंडामेंटल राइट को, यह एक रिलेटिव है, सापेक्ष है। क्योंकि सापेक्ष का मतलब यह होता है कि हमें जीवन जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता रिस्ट्रिक्शन के साथ मिली है, लॉ के साथ मिली है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे समाप्त कर सकती है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई क्राइम किया है, जैसे हत्या की है, तो गवर्नमेंट मतलब कोर्ट के द्वारा उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उस फांसी की सज़ा में उसको मृत्यु दी जाएगी। तो क्या आर्टिकल 21 का वायलेशन है? तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको जो उसकी जो हत्या की जाएगी, उसको फांसी पर लटकाया जाएगा, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा। इसका मतलब यह है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर किसी को मौत के घाट उतारना है तो कोर्ट में प्रोसीजर, लॉ जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम सज़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 में इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अब हम और कुछ देख लेते हैं। इससे रिलेटेड केस है, एक बहुत ही फेमस केस है जिसे गोपालनवाद केस कहा जाता है। A.K. गोपालन नाम के एक व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी थे, और इनकी नज़रों में जितने भी साम्यवादी लोग थे, इनको यह लगता था
कि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली है वह असली आज़ादी नहीं है। उनको यह लगता था कि जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने ही अपने ही लोगों को, जो इंडियंस थे, उनको सत्ता देकर वापस चले गए हैं। तो इस प्रकार की आज़ादी को वो असली आज़ादी नहीं समझते थे और गोपालन इस आज़ादी का विरोध करते थे। जिस जगह पर नेहरू जी अगर कहीं स्पीच देने जाते थे तो वह विरोध करते थे नेहरू जी का कि यह असली आज़ादी नहीं है। इस बात से परेशान होकर गवर्नमेंट ने AK गोपालन को गिरफ्तार कर लिया और उसका आधार क्या था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, निवारक नज़रबंदी अधिनियम। इसके द्वारा गोपालन को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही गोपालन को गिरफ्तार किया गया इस एक्ट के माध्यम से, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उसका वकील जाता है। किसका? गोपालन का वकील जाता है सुप्रीम कोर्ट में और कहता है कि गोपालन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। जज पूछता है कि कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, तो उन्होंने कहा, वकील ने कहा, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। जज ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा, वकील ने कहा कि मेरे जो व्यक्ति जो गोपालन हैं उनको स्पीच देने का मन कर रहा है और वो जेल की 4 दीवारियों के बीच स्पीच नहीं दे पाएंगे, उनका मन कर रहा है बाहर निकलने का। जज ने कहा कि ये इससे तो कोई आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पीच देने का जो बात की गई है वो तो आर्टिकल 19 में की गई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम। पर वकील कहता है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 एक ही हैं, दोनों जुड़वे भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है और उन्होंने बोला, जीवन की व्याख्या को बताते हुए कहा कि अगर गोपालन जेल के अंदर है और उनके शरीर पर कोई हमला नहीं कर रहा है, वो आराम से बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, कोई उनको डंडा नहीं मार रहा है, कोई उनके साथ में मारा पीटी नहीं कर रहा है, उनका शरीर बिल्कुल सुरक्षित है, तो इसका मतलब यहाँ पर जीवन जीने के अधिकार की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। तो ये बात तो सही हो जाती है। फिर नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज गोपालन से फिर पूछते हैं कि क्या आपको मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया था, पुलिस ने आपको गलत तरीके से पकड़ा था? तो गोपालन ने कहा ऐसा नहीं है। गोपालन ने कहा कि जब मुझे पुलिस पकड़ने आ रही थी तो उन्होंने इस एक्ट के बारे में मुझे कहा कि हम इस एक्ट के द्वारा आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि गोपालन की जो पर्सनल लिबर्टी है, जिसको हम दैहिक स्वतंत्रता बोलते हैं, उसका भी वायलेशन नहीं हुआ। किसने कहा? जज ने कहा। जज ने कहा कि यहाँ पे आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसको जो गिरफ्तार किया गया है वो मनमाने तरीके से नहीं किया गया है, एक्ट के थ्रू किया गया है, एक लॉ के माध्यम से किया गया है। इसीलिए यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हम लॉ बनाकर, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म कर सकती है। यह बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो इस तरीके से गोपालन को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में रहना पड़ा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इस बात पर हम बल देते हैं क्योंकि गोपालन को विधि के द्वारा पकड़ा गया है। पहले एक विधि बनाई गई और उस विधि में जो बातें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने या सरकार ने या राज्य ने उसको पकड़ा है। तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की कैसी व्याख्या है? तो वो संकीर्ण व्याख्या है, नैरो है। ये इसका कोई ब्रॉड थिंकिंग वाला डिसीजन नहीं था, इस बात को आप समझिएगा। और यहाँ पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 19 और 21 दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे वकील यह कह रहा था कि 19 और 21 दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है, दोनों आर्टिकल में एक विशेष अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। इस तरीके से जो डिसीज़न, जो केस जो आया, उस केस में यह डिसीज़न आया कि सरकार के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया है और उस लॉ में जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए अगर सरकार या पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यह उठता है कि जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है, क्या वो लॉजिकल है, क्या वो तार्किक है, उचित है या गलत है, सही है या गलत है? इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने चेक नहीं किया था। हो सकता है कि संसद, पार्लियामेंट में इंसान लोग ही तो बैठते हैं, अगर उन लोगों ने हो सकता है गलती से कोई लॉ बना दिया जिसमें कुछ बड़ी मिस्टेक है, उस बात पे ध्यान नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने बोला कि जैसे विधि बनी है और उसमें जो बातें लिखी गई हैं वैसे ही हम मानेंगे, और उसी तरीके से अगर गिरफ्तार किया गया है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। क्लियर है आपको ये बातें? अभी कुछ केस और पढ़ेंगे जिससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। यह है 1976 की बात है। यह वह वक्त था जिस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, और इसको हम हैबियस कार्पस केस भी कहते हैं, बंदे प्रत्यक्षीकरणवाद भी कहते हैं। इसको आने वाले आर्टिकल में मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। हैबियस कार्पस का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे जेल से कैसे बाहर निकाला जाए विधि के द्वारा, या कभी कभी आप लोगों ने सुना हो कि इस व्यक्ति को जमानत मिल गई। जमानत का मतलब ही होता है कि उसे हैबियस कार्पस जो है उसके माध्यम से उसे छोड़ दिया गया है। इसमें क्या हुआ था, इमरजेंसी का समय था, हमारे देश में जितने भी लीडर थे उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी अपोजिशन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थे और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को जेल में डाल दिया था। इसी बात को लेकर जो लोग जेल में हैं उनको बाहर निकालने के लिए यह केस आया, और इस केस में सरकार ने कहा कि हमने लोगों को किस आधार पे गिरफ्तार किया गया है, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में मीशा बोलते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको भी तो एक्ट के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, मतलब यहाँ पर फिर किसकी बात कह दी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फिर से बल दिया गया, फिर से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी, क्योंकि जब लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया, इसीलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोल दिया कि इन लोगों को पकड़ा है, सही पकड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग पकड़ा है तो कोई गलत नहीं है। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं देखा कि इस एक्ट का किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेता थे वह विरोध कर रहे थे सत्ता में बैठे हुए लोगों का, और सरकार पर बैठे हुए लोगों का विरोध करना, उनकी आलोचना करना, ये कोई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो कोई खतरा था ही नहीं, पर फिर भी इस एक्ट के नाम पर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई, और यहाँ पर फिर से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फिर से बोल दिया गया। तो यहाँ से यह चीज़ यह होती है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो दोनों जो केस हैं, दोनों केसों की खास बात यह थी कि यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही इम्पोर्टेंस दी गई थी। चलिए अब हम एक केस और हम देखते हैं, इससे आप चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे। एक नया बिल्कुल केस आता है जिसको बोलते हैं मेनका गांधी केस। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर पासपोर्ट एक्ट 1967 दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस एक्ट में यह लिखा हुआ है कि सरकार किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर सकती है। अब जब्त तो कर सकती है, तो उन्होंने जो सरकार थी उस सरकार ने 1978 की बात है, यहाँ पर जनता दल
पार्टी की सरकार थी और इस सरकार ने क्या काम किया, मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा, मेनका गांधी जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्होंने बताया कि जो पासपोर्ट एक्ट में जो बात लिखी गई है, यह वाली बात कि किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर सकती है सरकार कभी भी, यह गलत है। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट के 2 डिसीजन देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जब्त किया गया गलत नहीं है, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा लैंडमार्क केस माना जाता है और यहाँ से यह डिसीजन पूरा पलट गया। जो गोपालन केस में है ना, एडीएम जबलपुर केस में जो डिसीजन दिया गया था उसका बिल्कुल उल्टा डिसीजन यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर सबसे खास बात यह बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि विधि में उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब कि जो लॉ है उस लॉ में लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तोड़ा कप और सजा मिल रही है उसको फांसी की। विधि में उचित प्रोसेस होनी चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए, तब हम माना जाएगा कि यह लॉ भी सही है। क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 में क्या था कि सरकार चाहे किसी की भी पासपोर्ट को जब्त कर ले, यह तो बहुत गलत बात है। किसी की भी, उन्होंने शायद कुछ किया भी ना हो। मतलब यह सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है तो सिंपल सी बात है कि वह रीज़न बताए कि हम क्यों उस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं, क्यों हम ले रहे हैं। कम से कम रीज़न बताए, उसका कारण बताए और उस व्यक्ति को यह बताए कि आपने इस लॉ का वायलेशन किया है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लॉ है वो लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। इसके बाद एक बात और उन्होंने कह दी, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन करने की बात कही गई। नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिले, उसकी सुनवाई हो, है ना, लोग उसकी बात सुने, कोर्ट में निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हो, उसकी बात को सुना जाए। यही, इसको ही हम बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। इस प्रकार से अब यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का। तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।